ऑल्सो नोन एज ढोले सर, आपके लिए CUET PYQ क्वेश्चंस का एपिसोड 2 लेकर आया हूँ। अगेन 15 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सी, और देखते हैं उसमें क्या होगा। इस बार थोड़ा सॉफ्टवेयर को अपडेट किया, इसलिए लेट ही हुआ वीडियो ये वाला, थोड़ा इशू थे, क्योंकि जो केस स्टडी क्वेश्चंस आते थे सिक्वेंशियल, उनमें थोड़ा सा लगातार नहीं करेंगे तो जम नहीं रहा था। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स 8 7 3 4 1 9 एंड परफॉर्म द इंसर्शन सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। इंसर्शन सॉर्ट कैसा होता है, इसके बारे में एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, मैं अपना अपलोड करूंगा आज नहीं कल, जिसमें मैंने प्लेइंग कार्ड्स के थ्रू आपको इंसर्शन सॉर्ट सिखाया। काफ़ी इजी है, या वो वीडियो एक बार फिर से बनाऊंगा मैं आपके लिए स्पेशली। एनीवेज, मैं आपको यहाँ पर इंसर्शन सॉर्ट्स दिखाता हूँ कैसे होता है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में पहले तो वैल्यूज लिख लेते हैं अपन। 8 7 दो को देखेंगे आप। इफ यू सी ओनली फर्स्ट वैल्यू, ओनली सिंगल वैल्यू, यू कैन नॉट जज वेदर इट इज ऑन द प्रॉपर प्लेस और नॉट। अगर एक ही वैल्यू देखेंगे तो आपको जज करते नहीं बनेगा कि वो सही जगह है नहीं है। लेकिन अगर आप दो वैल्यू देखेंगे तो आपको क्लियर दिख रहा है कि फॉर असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग ये सही जगह नहीं है। तो 7 आगे जाएगा, 8 पीछे आ जाएगा। ये हुआ पहला पास अभी इसका, ठीक है। अगली वैल्यू आप 3 देखोगे तो 3 8 से छोटा है तो 3 यहाँ आ जाएगा। 3 7 से छोटा है तो 3 और आगे आ जाएगा। इस तरीके से वो जगह बनाती है वैल्यू अपनी सही जगह, और वहाँ पर वो प्लेस हो जाता है। बाकी वैल्यूज़ को हम शिफ्ट करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर है तो आपकी देखिए, मैं थोड़ा सा चाहूँगा, पहला रन जो आपका है वो बना है 8 7 3 4 1 9, ये वैल्यू। मतलब आपकी ए तो आपके इंसर्शन सॉर्ट में दिख रही है, ये वैल्यू आ गई। देखिए पहला पास होने के बाद आपका एरे इस स्टेट पे होगा। 7 3 8 4 1 9 भी आपको मिलेगा, क्योंकि 3 एक सेकेंड के लिए मूव करेगा, फिर ये मूव होके ऐसा होगा। तो ये सिचुएशन जो पिछली दिखी थी ये भी आ रही थी। 3 4 7 1 9, अगले रन में ये भी आएगा 3 4 7 1 9, क्योंकि वो जाएगा आगे तो ऐसा होगा। ये भी दिख रहा है 7 3 4 7 3 4 8, ये नहीं होगा। 1 7 3 भी नहीं होगा। तो ए बी सी दिख रहा है मुझे, आंसर चेक करें। ए बी एंड सी ओनली, मुझे ये आंसर दिख रहा है। आपको समझ में आया किस तरीके से सवाल सॉल्व किया? अगर आप बोले तो एक बार और मैं बता सकता हूं कि मैंने इनको इंसर्शन सॉर्ट की वैल्यूज एक एक करके दिखानी शुरू की। पहले मैंने वैल्यू ओरिजिनल एरे डाला 8 7 3 4 1 एंड 9, और पहले पास में इंडेक्स नंबर 1 अपनी सही पोजीशन पे आएगा तो वैल्यू बनी ये। मतलब जो कल तक इंडेक्स 1 था वो सही पोजीशन पे पहुंच गया और 0th इंडेक्स पे आ गया। तो ये एक सिचुएशन बनी, और ये वैल्यूज आपको नजर आ रही है इस पॉइंट पे, इसलिए ये आंसर करेक्ट है। अगले रन के लिए क्या होगा, जब आप एलिमेंट नंबर 2 फिक्स करके उसको देखेंगे तो कुछ सेकेंड के लिए ये सिचुएशन बनेगी जब पहला रन, सेकेंड पास का पहला कंपैरिजन होगा, सेकेंड पास का पहला कंपैरिजन होगा तो 8 आगे शिफ्ट होगा, 3 आगे बढ़ेगा। तो ये सिचुएशन भी इट इज ऑल्सो अकरिंग इन बिटवीन द इंसर्शन सॉर्ट फॉर असेंडिंग ऑर्डर। तो ये आंसर भी सही हो गया। और उस पास के बाद फाइनल वैल्यू, उस पास के बाद ये बनने वाली है। अब इसके बाद की वैल्यू क्या होने वाली है, ये वैल्यू 4 आगे बढ़ेगी। तो एक सिचुएशन एक रन में ये भी, अगर ये होती वैल्यू तो ये भी करेक्ट मानी जाती, और ये तो है तो ये करेक्ट है। देखो ये थर्ड वैल्यू है 3 4 7 8 1 9, ये भी करेक्ट है।
अब देखिए ये सिचुएशन नहीं आ सकती, ये सिचुएशन आ ही नहीं सकती। 7 सामने रहते हुए 3 और 4 दोनों आगे नहीं आ सकते। 1 बहुत आगे है, उसके पहले 3 4 आगे आ जाएगा तो ये सिचुएशन भी नहीं आ सकती। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ भाइयों बहनों? आपका करेक्ट आंसर हुआ 4, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, एसक्यूएल अप्लाइज कंडीशन ऑन ग्रुप थ्रू डैश क्लॉज। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझते हैं कि कंडीशन अप्लाई कहां कहां होती है। एक होता है सिलेक्शन ऑपरेशन, जो कि नॉर्मली टपल एलिमिनेशन के लिए होता है, और इसको यूज करते हैं हम वेयर क्लॉज के साथ। अगर आपने ग्रुप बाय क्लॉज यूज किया तो अब वो इंटरनली सब टेबल्स बैकग्राउंड में बनते हैं, फिर उनमें से एलिमिनेट करने के लिए ग्रुप एलिमिनेशन के लिए हम यूज करते हैं हैविंग क्लॉज। ये याद रखने वाली बात है। तो अगर आप रिकॉर्ड या टपल एलिमिनेट करना चाहते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया यूज करना चाहते हैं, सिलेक्शन ऑपरेशन यूज करना चाहते हैं रिकॉर्ड्स को एलिमिनेट करने, तो हम वेयर क्लॉज के साथ कंडीशन लिखते हैं। लेकिन अगर ग्रुप बाय क्लॉज यूज कर दिया और हमें कोई ग्रुप को हटाना है तो वहां पर हम हैविंग क्लॉज को यूज करते हैं। करेक्ट? तो आइए देखते हैं कि हैविंग क्लॉज है या नहीं है। ये रहा हैविंग क्लॉज, चेक करते हैं आंसर, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट स्ट्रिंग फंक्शन। इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, ये मैंने लिख के रखा है, CUET में आया है 2023 17 जून को, कि अगर स्ट्रिंग लगाए हैं तो इसमें नॉट करेक्ट अबाउट स्ट्रिंग फंक्शन। यू केस स्ट्रिंग, एल केस स्ट्रिंग, मिनिमम कॉलम, एल्ट्रिम स्ट्रिंग। ऐसा देखिए, इसमें यू केस क्लियरली स्ट्रिंग के साथ यूज होता है और वो पास्ड स्ट्रिंग को या कॉलम में रखी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है। एल केस इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। एल्ट्रिम रिमूव्स लेफ्ट साइड वाइड स्पेसेस फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो बचा आपका कौन सा? मिन। ऐसा उतना ट्रिकी भी नहीं है, बट ये इसलिए क्योंकि मिनिमम कॉलम आप करोगे तो इसे रन करके देखिएगा आप, आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं आप पे भी छोड़ता हूं। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स चेक द करेक्टनेस। करेक्ट आंसर। सो ये फंक्शन स्ट्रिंग पे नहीं लगता क्योंकि इसमें स्ट्रिंग भी नहीं लिखा, कॉलम लिखा है, आप चेक कीजिएगा। और ये एक्चुअली स्ट्रिंग फंक्शन ही नहीं है, ये एग्रीगेट फंक्शन है। वो स्ट्रिंग फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग पे काम करके एक वैल्यू लौटाता है, और मिनिमम एग्रीगेट फंक्शन है जो मल्टीपल वैल्यूज पे काम करके एक वैल्यू लौटाता है। तो इट इज नॉट एक्चुअली वर्किंग ऑन अ स्ट्रिंग, इट मे वर्क ऑन मल्टीपल वैल्यूज ऑफ अ स्पेसिफाइड कॉलम। तो ये स्ट्रिंग फंक्शन इसलिए नहीं कहलाता, ये एग्रीगेट फंक्शन कहलाता है। ये ट्रिकीनेस है इसमें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डैश इज नॉट अ DDL कमांड। तो यहां पहले मैं थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बताना चाहूंगा, होता क्या है DDL और DML। DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और इसकी डेफिनेशन इतनी है, ऑल दोज SQL कमांड्स that deals with schema. Schema is a term used for table structure, जो
डेटाबेस में टेबल होता है उसका स्ट्रक्चर की तुम्हारे कॉलम का नाम, एट्रीब्यूट का नाम क्या होगा, उसका डेटा टाइप क्या होगा, उसका विड्थ क्या होगा, क्या कोई कंस्टेंट्स हमने हैंडल कर रखा है उसके साथ अटैच कर रखा है कॉलम के साथ, एट्रीब्यूट के साथ। तो ऐसी वो सारी कमांड्स जो स्कीमा के साथ, टेबल स्ट्रक्चर के साथ काम करती हैं, वो सब कहलाती हैं डीडीएल। और दी कमांड्स which work with data stored in table। जो स्टोर्ड डेटा, जो एक्चुअल वैल्यू है टेबल में, टपल्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको मैनिपुलेट करने वाली कमांड्स कहलाती हैं डीएमएल। ये गिन के 4 हैं। कौन कौन सी? क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। आप रट लीजिए, इसको तो याद कर लीजिए। ये 4 कमांड जो हैं ये कहलाती हैं डीडीएल। और डीएमएल में 4 कमांड्स होती हैं, नेमली इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट। आजकल इसे DQL भी कहा जाने लगा है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, लेकिन आपके कोर्स CUET CBSE अभी तक इसे हम DML में रखते हैं। तो अब देखते हैं कितना क्लियर है। दिस इज नॉट अ DDL कमांड। इनमें से जो कमांड आपकी लिस्ट में होंगी वो DDL है, इनके अलावा कोई आ गई तो वो DDL नहीं है। आइए आंसर चेक करें। ड्रॉप मैंने लिख रखा है, ऑल्टर लिख रखा है, अपडेट ये देखिए ये डीएमएल कमांड है, इसलिए ये एलिमिनेट किया जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आंसर ये है, क्यों है ये आपको आई होप क्लियरली समझ में आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 5th क्वेश्चन। हाँ ये है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैच द कॉलम, ये CUET का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 साइड्स बना के दी हैं आपको और वैल्यूज दे रखी हैं आपको। आपको मैच करना है कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है। यहाँ भी चेक करना है कि ये 1 है या L है। सेलेक्ट मॉड 13(3). मॉड इज अ फंक्शन। MySQL की ब्यूटी है उसमें रिमाइंडर निकालने के 3 तरीके हैं। एक तो हमारे पास ऑपरेटर है, कोई वैल्यू रिमाइंडर बाय सम अदर वैल्यू। तो इसमें क्या होगा, आप डिवाइड कीजिए 5 2 10। ये अच्छी वैल्यू नहीं, क्योंकि इसमें क्वोशंट भी 2 आ रहा है, रिमाइंडर भी 2 आ रहा है। मैं कुछ और वैल्यू देता हूँ, लेट्स सी 7 और हाँ लेट्स सी 7। तो 7 1 7 एंड रिमेनिंग इज 5। तो एक हमारे पास है मॉड्यूलस के लिए ऑप्शन ए। दूसरा, दी वर्ड मॉड इज ऑल्सो गिवन इन MySQL फॉर गेटिंग रिमाइंडर। इसका आंसर भी 5 होगा। और यहां पर ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर है मॉड। इट इज एन ऑपरेटर, द ऑपरेटर विद अ वर्ड नॉट अ सिंबल। So operator definition भी याद रखें, operators are symbol and sometimes words which perform one specific work on given operands or singular operand। ऐसे चिन्ह, सिंबल या वर्ड जो ऑपरेंड के साथ काम करते हैं या ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं और एक आंसर देते हैं, वो ऑपरेटर कहलाते हैं। ये डेफिनेशन है। वर्ड्स भी हो सकते हैं जैसे एंड और नॉट, ये पाइथन में वर्ड्स हैं। और रिमाइंडर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सिंबल्स हैं। तो तीसरा एक और दिया है, दैट इज अ फंक्शन दैट इज गिवन इन MySQL। इसको 2 वैल्यू देंगे, अगेन द आंसर विल बी द सेम। 7 1 7, रिमाइंडर इज 5। सो यहां पर ये ऑपरेटर नहीं है, ये फंक्शन है A/B। ओके, तो ये रहा आपका पहले वाले का आंसर क्या होगा। 3 4 12, रिमाइंडर 1।
तो भाई ए का तो 3 आ गया, मैंने आपको बताया। इसको एडिट कर देता हूं मैं, एडिट इसलिए क्योंकि यहाँ L लिखा दिख रहा है, यहाँ 1 कर देता हूँ और इसे भी थोड़ा सेट कर देता हूँ। ओके, देन सेव, फाइल अपडेटेड। तो इसमें हमारा जो पहला आंसर आया था वो आया था A के लिए 3। नाउ सेकेंड पावर 5 to the power 3, 5 into 5 into 5, दैट इज 125। मतलब B के लिए आपका आंसर आया 4। अब ये देखते हैं क्या इतने में हमारे ऑप्शन सेट हुए हैं। A का 3 2 है, मतलब आपका फर्स्ट और लास्ट तो एलिमिनेट हो गया। B का 4 आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, राइट। अब आगे भी आप देख लीजिए, सेलेक्ट लेंथ डेटा साइंस। अब इसमें आप गिनिए कितने अल्फाबेट है। लेंथ क्या करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग विल बी काउंटेड एंड रिटर्न। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 4 4 8 9 10 11, एक डॉट गायब है इसमें। यहां पर ऑप्शन 11 होना चाहिए, या मैंने इसमें ट्रिक था हल्का। जस्ट अ सेकेंड, जो क्वेश्चन है वो कॉपी करने में थोड़ा बिगड़ गया। यहां पर एक स्पेस है, सो द ऑप्शन इज 12। तो हमारा आंसर तो आ चुका है, सी का 1, उसमें 12 कैरेक्टर हैं। और मंथ निकालेंगे तो ये डेटा जो है ये डेट टाइप का डेटा है। इसमें जो सिंटेक्स होता है 4 वाइस, वाई 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 ईयर के लिए, 2M फॉर मंथ एंड 2Ds फॉर डेज। तो मंथ निकालेगा 3। तो ऑप्शन तो आपका, ये सब बात की बात है एक्चुअली जब सीयूटी में आप करेंगे और आपको जब पता, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं बाकी के ऑप्शन पे बता रहा हूँ। लेकिन जब हमें पहली बार में क्लियर हो गया था कि ए का आ गया था हमारा 3 और बी का आ गया था हमारा 4, इतने में हमारा ऑप्शन आ गया था और हमें यहां पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। अगला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि अब हम चेक करने वाले हैं ये क्वेश्चन जो आया है ये क्या है, देखते हैं। तो दिस इज 30 अगस्त 2022 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका केस स्टडी बेस्ड है। तो इसे हम इसमें देखना पड़ेगा क्योंकि ये रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं लगातार। इनके पूरे क्वेश्चन जितने भी होंगे वो हमें साथ में करने पड़ेंगे। 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो 5 क्वेश्चन लगातार होंगे। तो हमारा क्वेश्चन का जो साइज है वो बढ़कर हो गया 19। और देखते हैं ये क्या, ये पहला क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन 38 पे नहीं, तो ये अपने आप में पहला क्वेश्चन था। चलिए, इसमें इशू आ गया, वो क्वेश्चन हट गया है। तो क्वेश्चन 39 हम चेक कर लेंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा इशू है, इसको मैंने अपडेट किया था लेकिन मेरे ख्याल से प्रॉपर हुआ नहीं है। वो क्वेश्चन बिना आगे पीछे हुए वो मूव हो गया, वो नहीं होना चाहिए था। लेट्स सी। तो observe the following table A and B carefully and write the name of RDBMS operations out of intersect, union, project, projection and Cartesian product। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये सीयूटी में आता है। ये कठिन नहीं है, इसको मैंने फर्स्ट सेशन में भी समझाया था
जो बच्चे सीधे इसमें आए उनको फिर बता दूं, इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों टेबल के इंडिविजुअल कॉलम वाइज कॉमन वैल्यू ही रिजल्ट में आएगी। मतलब जैसे इस टेबल में अगर हम करें तो दोनों टेबल का कॉमन वैल्यू क्या है, डबल ए कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में, ए एंड सी कॉलम 1 एंड 2 में, देखिए कॉमन है ये, तो यही आएगी, ए बी नहीं आ सकता। और अगर ए भी आ रहा है, मतलब पहले टेबल के यूनिक वैल्यूज, दोनों टेबल के कॉमन वैल्यूज और सेकेंड टेबल की यूनिक वैल्यूज भी आ रही हैं, तो वहां पर कौन सा ऑपरेशन होता है, वहां पर होता है यूनियन ऑपरेशन। प्रोजेक्शन से हम क्या करते हैं, हम प्रोजेक्ट करने का मतलब होता है, जैसे प्रोजेक्टर जो वर्ड है आप क्लियर सोचिए, प्रोजेक्टर क्या करता है, वो आपके स्ट्रीम फोटोग्राफ को वॉल पे या आपके बोर्ड पे स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करता है, थ्रो करता है, तो दिखाता है। तो हम जो चीज दिखा रहे हैं वो चीज प्रोजेक्शन में आती है। तो सेलेक्ट कमांड के बाद हम जो कॉलम लिखते हैं, अगर पूरे कॉलम नहीं लिख रहे, हमने स्पेसिफिक कॉलम लिखा है, तो हमने प्रोजेक्शन ऑपरेशन किया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, रिजल्ट में रिजल्ट की कार्डिनलिटी जो होती है वो प्रोडक्ट ऑफ द कार्डिनलिटीज ऑफ टू रिलेशंस, एंड रिजल्ट की डिग्री जो होती है दैट इज सम ऑफ द डिग्री ऑफ टू रिलेशन। तो अब रिजल्ट देखें क्या आया है इसमें, देखिए बड़ा ही अच्छा, ये वैसे देख के समझ में आ रहा है। पहले टेबल में कितने टपल्स हैं, तो 3 रिकॉर्ड हैं। दूसरे टेबल में कितने हैं, 2 हैं। इस टेबल का एक रिकॉर्ड इसके साथ, फिर वो ही रिकॉर्ड इसके साथ रिलेशन बनाएगा, तो 1:3 है। हर इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ फर्स्ट टेबल विल मेक रिलेशनशिप विथ एवरी रिकॉर्ड 1:2 है। आई एम सॉरी, इसके हर रिकॉर्ड के साथ इस टेबल के 2 रिकॉर्ड मैच होंगे, तो इसके नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो रिजल्ट में आएगा क्या होगा, 3:2। देखें 6 रिकॉर्ड्स हैं क्या, हैं, और नंबर ऑफ कॉलम इज सम ऑफ कॉलम्स, तो यहां पे कौन सा हो रहा है, यहां पर हो रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए एक बार मैं फिर लिख के दिखा देता हूं, पिछले वीडियो में आप जरूर देखिएगा, एपिसोड 1 में, उसमें मैंने भी एक्सप्लेन किया है। एक बार फिर से बताता हूं क्या होता है। इसे एक और नाम दिया है क्रॉस जॉइन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रिजल्ट हैज टोटल रिकॉर्ड, जिसको टेक्निकली बोलते हैं कार्डिनलिटी। रिजल्ट कार्डिनलिटी इज प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनलिटीज ऑफ यूज्ड रिलेशंस। तो जो रिलेशन आपने यूज किया है उनकी कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रिकॉर्ड का प्रोडक्ट होता है रिजल्ट में। और दूसरी चीज हम जिसको बोलते हैं टोटल कॉलम या एट्रीब्यूट्स, टेक्निकली इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द रिजल्ट, दैट इज सम ऑफ डिग्रीज। ये आप चाहे तो नोट डाउन कर लें, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस जॉइन को पहचानने का क्राइटेरिया है कि उसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं और कितने कॉलम सेलेक्ट हुए। तो इस एग्जांपल में जैसा कि आप देख रहे हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो हैं आया है, तो इसका आंसर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये मैच द कॉलम है, फिर से टर्म दिया है और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। 19 अगस्त में ये पूछा गया है, 2024 लास्ट ईयर क्वेश्चन है। तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आने की संभावना है। और ये क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ है डेटा स्ट्रक्चर पार्ट से। और भी अच्छे से बोले तो स्टैक्स एंड क्यू जो हमारे कोर्स में है उससे। प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स ये और इनफिक्स, ये चीज टेक्निकली कहलाती है पॉलिश नोटेशंस। पॉलिश नोटेशन 3 है। सबसे सिंपल तो है इनफिक्स, दूसरा है प्रीफिक्स और तीसरा है
पोस्ट फिक्स। ये तीनों के तीनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को स्ट्रिंग फॉर्म में लिखने का तरीका। अगर किसी भी ऑपरेंड के साथ ऑपरेटर इन बिटवीन होता है, कहां होता है? इन बिटवीन, तो इसलिए इन बिटवीन है, इसलिए ये इनफिक्स है। द पोजिशन ऑफ ऑपरेटर इज इन बिटवीन इट्स ऑपरेंड्स, सो इट इज इनफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होता है? इस सेम एग्जांपल अगर लिखेंगे हम, तो हम ऐसा लिखेंगे, सॉरी, द ऑपरेटर इज यूज्ड बिफोर इट्स ऑपरेंड्स। अगर बाइनरी ऑपरेटर है तो दो ऑपरेंड्स, यूनरी ऑपरेटर जैसे नॉट हो गया, है ना, या कॉम्प्लीमेंट हो गया। वैसे कॉम्प्लीमेंट हम यूज़ नहीं करते बिट वाइज, क्योंकि वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में नहीं आता है। बिट्स बाइनरी अलग हो जाता है मैथमेटिक्स। सो फिर भी जैसे यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव दिखाने वाले वो सिंगुलर ऑपरेटर है, उनको टेक्निकली हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। तो वो एक ऑपरेंड के साथ आएंगे, लेकिन यहां पर एडिशन के लिए प्लस है, तो इसमें ये दो ऑपरेटर के साथ ये यूज हुआ है। तो प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले आता है, उसी प्रकार पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले। ऑपरेटर पहले है तो प्रीफिक्स है, ऑपरेटर बाद में है तो पोस्टफिक्स है। अब इतने में दो आपको क्लियर दिख रहा है। अब इसमें तीसरा ऑप्शन जो दिख रहा है वो है क्यू। क्यू को बोलते हैं हम फीफो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले आइए पहले पाइए लाइन है लगी। कितनी एड्स में आपने सुना होगा मुझे अंदाजा नहीं है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले प्रोसेस होगा और वो पहले ही लाइन से बाहर निकलेगा प्रोसेस होने के बाद। इसे बोलते हैं क्यू। और स्टैक को बोलते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये कहलाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, स्टैक के लिए बोलते हैं। ओके, तो अब आपको चारों ऑप्शन दिख गए। देखिए प्रीफिक्स, इन दिस द एलिमेंट एंटर्ड फर्स्ट विल बी रिमूव्ड लास्ट। जो सबसे पहले आया सबसे आखिरी में जाएगा, मतलब वो फीफो नहीं है, वो फीलो हो गया। अगर यहां बोले इसको हम, अगर हम टेक्निकली बोलें तो क्या बोलेंगे? फीलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो उसका बेसिक अर्थ तो यही हुआ ना। अगर पहले आया आखिरी में जा रहा है तो जो सबसे आखिरी में आया वो पहले जाएगा। तो ये किसका हो गया? ये स्टैक का हो गया। तो मतलब डी का फर्स्ट है। फिर अगला है इन दिस द एलिमेंट एंटर्ड फर्स्ट विल बी रिमूव्ड फर्स्ट, वो क्यू हो गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ये दो ऑप्शन कहां दिख रहे हैं? डी का 1, सी का 2, 4, डी का ए का 3, डी का देखो, डी का 1, ये दोनों में डी का 1 है, तो ये दोनों आपके एलिमिनेट हो गए। आप सीयूटी करेंगे तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इसलिए इसमें इतना टाइम लग रहा है कि 2 मिनट 3 मिनट एक क्वेश्चन में दे दिया। क्यों? क्योंकि आगे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इजी पड़े। लेकिन सीयूटी के समय जब आपको टाइम पे मैच करना है तो आपको पहले होना चाहिए। आपको क्लियर दिख गया कि ये तो पहला ऑप्शन स्टैक के लिए है, तो डी का 1 और सी का 2 दोनों में दिख रहा है। अब आ गई बात बी की। तो पोस्ट फिक्स में क्या होता है? इन दिस द ऑपरेटर इज प्लेस्ड बिफोर द ऑपरेटर। ए का 1 है, ए का 3 है। प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले होता है। देखो मैंने ये बोला ना, एक ऑपरेटर पहले होता है, बाद में उसके ऑपरेंड्स होते हैं। यहां पे क्लियर लिखा है इन दिस द ऑपरेटर इज प्लेस्ड बिफोर द ऑपरेंड। किस में होता है? प्रीफिक्स में। ए का 3, ये ऑप्शन नहीं, आपका एलिमिनेट होके ये बचा, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन लिस्ट मैचिंग के लिए है, और इस बार लिस्ट मैचिंग किससे आई है? फाइल हैंडलिंग से आई है। पिछली बार आई थी स्टैक क्यू डेटा स्ट्रक्चर से, अब यहां पर है फाइल हैंडलिंग। रीड लाइन, राइट लाइन, सीक एंड फ्लश। तो अब देखते हैं रीड लाइन क्या करता है? राइट से सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग टू अ फाइल। ये तो ये हो गया, राइट लाइंस का आ गया। बी का 1 हो गया। क्लियर है कि ए का नहीं मालूम, बी का तो फर्स्ट है। ए का क्या है? रीड लाइंस, रीड्स अ सिंगल लाइन फ्रॉम द फाइल। ए का 2 हो गया। जब दो आपके ऑप्शन आ गए तो पहले एलिमिनेट करते हैं
ए का 2 मतलब सेकेंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ रिमूव हो गए, बी का 1 अभी दोनों के दोनों सेंटर वाले हैं, सी का क्या करता है पोजीशंस, फाइल पॉइंटर पोजीशन टू स्पेसिफाइड लोकेशन, तो ये हो गया सी का 4, ए का 2, बी का 1, सी का 4, ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। मूव द फाइल पॉइंटर। फ्लश क्या करता है, बचा है फोर्स एनी बफर्ड आउटपुट, यहां पर मैं इसको चेक करता हूं, अरे कुछ गड़बड़ हुई है, देखें जरा इसमें आंसर क्या लिखा है, कई बार बताते बताते में गड़बड़ होती, देखो यहां पे आंसर मेरा गलत लिख दिया है मैंने, डी का 4 हो नहीं सकता, ये आंसर मैं करेक्ट कर लेता हूं, क्या ऑप्शन था हमारा, ऑप्शन क्या आया था, ए का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, डी का 3 करेक्ट है ना। इसको मैं सेव कर देता हूं और इसे चेक करते हैं, और ये बेसिकली यही करेक्ट आंसर है, वो बाय मिस्टेक मेरा क्वेश्चन थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गई, तो आई होप इतना ह्यूमन एरर चलता है, दिस इज करेक्ट आंसर, यू कैन फाइंड इट आउट। सीक का काम होता है मूव द फाइल पॉइंटर टू द स्पेसिफाइड पोजीशन, दैट इज सी का 4, इसमें कोई डाउट नहीं, ये मेरी ह्यूमन मिस्टेक है, जब मैं क्वेश्चन फीड कर रहा था उस समय हो सकता मुझसे गड़बड़ी हो गई हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द हॉरिजॉन्टल सबसेट ऑफ अ रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज, ये होता है वर्टिकल, ये होता है हॉरिजॉन्टल। अब एक टेबल अगर है तो वो दैट इज अ टेबल इज इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है ना। मैं 2 रिकॉर्ड के लिए जस्ट बना रहा हूं, है ना, यहाँ 2 रिकॉर्ड में टेबल के दिखा रहा हूं, उसमें कोई वैल्यू हो सकती है, तो ये जो चीज है ये हॉरिजॉन्टल सबसेट है। और अगर हम खड़ा देखें, ये लास्ट वाले दोनों देखें माउस के पॉइंटर के साथ आप चेक करिए, ये वाला, सॉरी, सिर्फ ये वाला और सिर्फ ये वाला हम देखें तो स्ट्रेट लाइन में वो स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसको बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग खड़ा, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा। तो हॉरिजॉन्टल सबसेट ऑफ अ रिलेशन इज नोन एज, किसी टेबल की एक लाइन को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं या तो रिकॉर्ड या बोलते हैं टपल, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं आंसर क्या बोल रहा है। तो कार्डिनलिटी, तो काउंट ऑफ tuples in a relation is called cardinality. Count of attributes या column is called degree. Attribute is vertical subset and tuple is horizontal subset. तो इसका आंसर आना चाहिए ये वाला, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट, ये असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट, when all the values are stored in ascending or descending order, the middle value is called mode. अच्छा, ये आपका आ गया है लाइब्रेरी फंक्शंस में, आपने पढ़ा है, डेटा हैंडलिंग का है क्वेश्चन। वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम इन द गिवन डेटा ऑफ एट्रीब्यूट वेरिएबल इज कॉल्ड मोड। तो भाई दोनों के दोनों तो सही नहीं होंगे, मोड कोई एक होगा, मीन मोड, मीडियन मोड। तो मीन होता है सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज, तो सेंट्रल टेंडेंसी जो बोल रहा है वो मोड है, वो गलत है, ठीक है ना। मीडियन, मीन इज, आई एम सॉरी, एवरेज, मीन इज एवरेज, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, that is average, that is mean of the value.
मीडियन होता है सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डेटा इज मीडियन, एंड मोड इज the value which appears most of the time, value that appears most number of time in the given data attribute is called mode. ये सही है और ये obviously गलत है. When all the values are stored in ascending or descending order, the middle value is called mode. No, the middle value is called median. तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है. Both statement 1 and statement 2 are true. Both statement 1 and statement are false. Statement 1 is correct but the statement 2 is false. ये भी wrong है. Statement 1 is incorrect but the statement 2 is true. सही. और मेरे एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा डेफिनेशन गड़बड़ हुई थी, एक बार मैं करेक्ट करूंगा ताकि बच्चों को गड़बड़ ना हो. मीन का मतलब होता है एवरेज, दैट इज सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स यूज्ड इन कलेक्शन डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज मीन या एवरेज. मीडियन इज सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द कलेक्शन, बीच का हिस्सा सेंट्रल टेंडेंसी कॉल्ड मीडियन. और मोड मतलब द हाईएस्ट टाइम, द वैल्यू विच अपीयर्स मोस्ट ऑफ द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड मोड. राइट. तो इसको देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सर्चिंग मेथड वर्क बाय कंपेयरिंग द वैल्यू टू बी सर्च्ड विद एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे वन बाय वन इन सीक्वेंस अंटिल मैच इज फाउंड और all the values are being searched. तो सर्चिंग की हमारे पास बेसिकली 3 टेक्निक बोलना चाहिए. एक होती है लीनियर या सीक्वेंशियल सर्च, दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं. दूसरा है बाइनरी सर्च और तीसरा है हैश. हैशिंग के थ्रू हम वैल्यू पुट करते हैं और हैश से करते हैं, सबसे फास्ट होती है, O1 में निकल के आती है वैल्यू. तो अब जो है इस एग्जांपल में बाइनरी सर्च में हमेशा सेंट्रल टेंडेंसी को पकड़ते हैं, उसे मूव आउट करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं. तो और एक और याद रखने वाली बात, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो log n होती है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n होती है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 होती है. तो ये जो चीज है ये याद रखिए. तो अब देखिए ऐसा कौन सी सर्चिंग मेथड है जिसमें काम करते वक्त एक एक वैल्यू को एक बार एक एक करके सर्च किया जाए. तो ऑब्वियसली वो कौन सा सर्च होगा, लीनियर या सीक्वेंशियल सर्च. ये नाम है बाइनरी, लीनियर, सीक्वेंशियल. 2 and 3 देखो यहां दोनों आंसर आ गए, तो 2 and 3 आ गया आपका आंसर. करेक्ट आंसर ये है. राइट. मैं आपको जानबूझ के आंसर्स पहले नहीं दिखा रहा हूं. मैंने आपको पहले एपिसोड में भी कहा था, अगर आप चाहते हैं कि मैं दिखाने के बाद पहले ऑप्शंस दिखा दूं, साथ में बाद में एक्सप्लेन करूं, वैसा भी कर सकते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको आंसर पहले से पता है कि ये क्वेश्चन क्या है, तो ये सेकेंडरी हो जाता है, आपको क्लियर दिख जाएगा कि ऑप्शन क्या है. अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दैट इज गोइंग टू बी द 13th क्वेश्चन फॉर टुडे. इफ एन एरर, CUET 2023 का है. If an error occurred in a method, then what would be one of the correct sequence of the following step is in the exception handling process? अगर कोई एरर मेथड फंक्शन में आ जाता है तो ये ABCDE में क्या होगा सीक्वेंस. इसका तो ऑप्शन देख लेते हैं हम क्या आने वाला है. ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं इसके. सबसे पहले क्या होगा, अब जरा पढ़ें क्या लिखा है. जस्ट अ सेकेंड, कलर चेंज कर लेता हूं मैं अपने पेन का. हाँ, तो भाई एक्सेप्शन इज रेज्ड. एक्सेप्शन आएगा नहीं तो रेज तो होगा नहीं. क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, सर्च फॉर द मेथड इन कॉल स्टैक ऑफ रिवर्स सीक्वेंस. गुड. एन एरर एनकाउंटर्ड इन अ मेथड, सबसे पहले यही होना चाहिए. एरर मिला है, रन टाइम सिस्टम सर्चेस फॉर एक्सेप्शन हैंडलर इन द करेंट मेथड. अब आपका एक्सेप्शन मिला है तो अगला काम क्या होगा, अगला काम एक्सेप्शन मिल गया तो अगला काम होगा एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाना. तो सिस्टम एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाएगा, दैट इज बी. एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनने के बाद अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन गया, दैट इज होल्डिंग द एक्सेप्शन. अब वो रेज होगा, इसको पाइथन में रेजिंग द एक्सेप्शन बोलते हैं, दूसरी लैंग्वेज C++, जावा में थ्रो बोलते हैं. तीसरा काम होगा एक्सेप्शन इज रेज्ड, एक्सेप्शन इज थ्रोन.
फिर तीसरा काम होगा भाई, एक्सेप्शन थ्रो हो गया, एक्सेप्शन क्रिएट हो गया, सर्च करेगा क्या अभी कि रन टाइम सर्चेस फॉर, ये पहले होगा। पहले मेथड, दूसरी मेथड कॉल स्टैक में नहीं जाएगा। पहले अगर देखिए मैं समझाता हूं क्या है। मेरा अभी जो बाय डिफॉल्ट इसका जो फॉन्ट है वो कैपिटल है, आप अज्यूम कीजिए कि ट्राई स्मॉल में लिखा है। यहां पर आपके कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, और फिर ये आपका एक्सेप्ट पहला वाला है कोई, फिर दूसरे डेटा टाइप का है कुछ आपका। तो अब देखिए एक्सेप्शन प्राप्त हो गया, एक्सेप्शन एनकाउंटर्ड, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, एक्सेप्शन रेज। तो ये जो ट्राई ब्लॉक है यहां से कंट्रोल जंप करके एप्रोप्रिएट सही वाले एक्सेप्शन हैंडलर पे पहुंचेगा। तो जब एक्सेप्शन रेज होगा तो ट्राई ब्लॉक को वो ब्रेक कर देगा, आउट हो जाएगा, और उसके साथ लिखे हुए एप्रोप्रिएट एक्सेप्शन में ढूंढेगा कि जो एक्सेप्शन आया उसको रिसीव करने वाला कोई एक्सेप्ट ब्लॉक है कि नहीं। अर्थात ए बी डी बी ए के बाद अगला काम होगा ई, और फिर बचा आखिरी में। अगर यहां पे भी एक्सेप्शन वो हैंडल नहीं हुआ, यहां पे सपोज रेज हुआ एक्सेप्शन कौन सा, कोई के रेज हुआ है, यहां पर ए और बी है, के तो है नहीं। तो बेसिकली इन दिस एग्जांपल अगर रेज्ड एक्सेप्शन करस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट ब्लॉक में हैंडल नहीं हो पा रहा है, उसके साथ जुड़े हुए हैंडलर से नहीं हो रहा, तो वो जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ उस स्टैक में पिछले फंक्शन में जाएगा। तो ये है आपका आंसर। सी में कब जाएगा, अगर यहीं पर एक्सेप्शन हैंडल हो जाता तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये सिचुएशन कब आती है, जब एक्सेप्शन जो रेज हुआ वो करस्पॉन्डिंग साथ में लिखे एक्सेप्ट ब्लॉक से एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो जिस फंक्शन ने इसको कॉल किया, जिस फंक्शन से ये करंट फंक्शन कॉल किया गया है, एक्सेप्शन वहां पहुंच जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ भाइयों बहनों, इसका ऑप्शन हुआ 2, राइट राइट। अगला क्वेश्चन जाने के पहले, नहीं तो क्वेश्चन आपका रेड कलर में आएगा जैसे ब्लू में आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी द 14th क्वेश्चन फॉर दिस एपिसोड। In bubble sort algorithm, every iteration through each element of list is called। बबल सॉर्ट में एल्गोरिदम में हर इटरेशन, एक वैल्यू पूरा एक लूप चलने को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पास। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पास। फर्स्ट पास, सेकेंड पास, रिटर्न नहीं बोलते, मेट नहीं बोलते, सॉर्ट नहीं बोलते। पहले पास के बाद एक क्वेश्चन आया था अभी आपके पास की, या शायद फर्स्ट एपिसोड में आया था, मुझे याद नहीं, कि बबल सॉर्ट करने के बाद पर्टिकुलर वैल्यू में पहले पास के बाद वैल्यू क्या बनेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को, मतलब एक इटरेशन कंप्लीट वैल्यू, एक लूप पूरे चलने को, आउटर लूप के एक रन को, बबल सॉर्ट में 2 लूप लगेगा, पहला लूप एलिमेंट फिक्स करने के लिए, दूसरा लूप एलिमेंट को आगे बबल अप करने के लिए। तो आउटर लूप जो है फिक्स वाला, उसका एक कंप्लीट रन कहलाता है पास। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, लेट्स से ऑल एग्रीगेट फंक्शन इग्नोर नल्स एक्सेप्ट फॉर द डैश फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन जो MySQL में हैं वो फंक्शंस, तो आओ एग्रीगेट फंक्शन की लिस्ट बनाएं। कौन कौन सी एग्रीगेट फंक्शंस आपको आते हैं, एक है सम, एक है मिन, एक है मैक्स, एक है एवीजी, एक है काउंट, कॉलम नेम, और एक है काउंट एस्टेरिस्क। काउंट एस्टेरिस्क जो है, इनको ना कभी एक नहीं गिनना चाहिए क्योंकि दोनों के बिहेवियर अलग हैं।
अगर आपने कॉलम नेम लिखा है काउंट में, तो वो पर्टिकुलर कॉलम में उपस्थित नॉट नल का काउंट करेगा, नल को वो इग्नोर करेगा। और काउंट एस्टेरिस्क जो है, ये फंक्शन आपको आपके टेबल की कार्डिनैलिटी देगा। ये कॉलम पे नहीं काम कर रहा है, इसको नल से मतलब नहीं है। तो इन सब में अगर आपको एग्रीगेट फंक्शन, इसकी लिस्ट बना लीजिए आप, ये एग्रीगेट फंक्शंस हैं जो कि MySQL में यूज होते हैं, SQL में यूज होते हैं, इनकी लिस्ट बना लें। काउंट एस्टेरिस्क अकेला फंक्शन है जो नल को इग्नोर करता है और आपको लौटाता है कार्डिनैलिटी ऑफ द रिलेशन वेयर द काउंट एस्टेरिस्क इज यूज्ड। कार्डिनैलिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टपल्स, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये अकेला है जो इग्नोर करता है। तो देखें क्या क्या लिख रखा है, मैक्स, काउंट एस्टेरिस्क, एवरेज, सम। आपको याद होना चाहिए SQL केस सेंसिटिव नहीं है। पाइथन, C++, जावा हाईली केस सेंसिटिव है। तो आपको ये याद रखना है, पाइथन केस सेंसिटिव है लेकिन MySQL केस सेंसिटिव नहीं है। उसमें आप स्मॉल में लिखें, कैपिटल में लिखें, सब चलता है। तो क्लियर दिख रहा है इसमें आंसर क्या है दोस्तों? सेकंड। चेक करें आंसर। यस, इट इज करेक्ट आंसर। और आप देख रहे हैं 15 क्वेश्चंस आर ऑल ओवर। यहां पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूंगा तो ये आपको बोल रहा है एंड ऑफ MCQ ट्विस्ट फॉर दिस सेशन, वी विल मीट सून फॉर द नेक्स्ट सेशन। तब तक आप खुश रहें, पढ़ाई करें और इस चैनल में आते रहें और चेक करते रहें। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। आप CUET पे मत जाइए क्योंकि अभी मेरा फोकस CUET पे, क्योंकि CUET एग्जाम बस अब शुरू हो चुकी हैं। CS का पेपर लकीली हो सकता है कि अलग अलग सेशन में अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग टाइमिंग दी गई हो, लेकिन फिर भी लेट हैं थोड़े, तो मैं इसके हिसाब से सोच रहा हूं। आज मैंने 15 क्वेश्चन अभी डाले हैं, कुछ देर बाद मैं थर्ड एपिसोड भी बना के डालूंगा, हो सके तो आज फोर्थ भी डाल दूंगा। तो इस तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास PYQs तो हैं, लगभग 250-300 PYQs हैं जो कलेक्ट किए हैं मैंने, और मेरे बनाए MCQs CBSE से कलेक्टेड MCQ का काउंट लगभग 800 प्लस है, उन्हें भी कवर करना है। तो इस तरीके से मैं एपिसोड बनाते जाऊंगा। आप आते रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। आपको कैसा फील होता है कमेंट जरूर लिखें, मैं कमेंट देखूंगा। और कुछ इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है तो आप उसके लिए भी सजेशन दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सजेशंस पे मैं काम करूं। तो यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा दोस्तों।